सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी गई 5 पुस्तिकाओं की श्रृंखला के तहत आप इन दिनों 5वीं पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, जिसका शीर्षक है समाजवादी जनवाद। आज आप सुनेंगे इसकी तीसरी कड़ी, जिसमें सर्वहारा अधिनायकत्व के बारे में विस्तार से बात की गई है। तो लीजिए सुनिए। समाजवादी जनवाद में व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रताएं। समाजवादी जनवाद नागरिकों के लिए पूर्ण जनवादी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग करना संभव बनाता है। समाजवादी जनवाद नागरिकों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों को काम पाने, विश्राम और अवकाश पाने, मुफ्त शिक्षा और डॉक्टरी सहायता पाने, बुढ़ापे, बीमारी और अपंगता की हालत में भौतिक सुरक्षा पाने के अधिकारों को ऊंचा स्थान देता है। समाजवादी जनवाद काम पाने के वास्तविक और गारंटी शुदा अधिकार को सच्ची व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पहली शर्त मानता है। इस काम को पैदावार के साधनों पर से व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करके, समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करके, अर्थतंत्र में नियोजन के सिद्धांत पर अमल करके और उत्पादक शक्तियों को लगातार विकसित करके पूरा किया जाता है। इससे हर व्यक्ति का काम पाने का अधिकार सिर्फ कागजी ऐलान न रहकर एक यथार्थ बन जाता है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। आमतौर पर लोग जनवाद से एक ऐसे समाज का अनुमान करते हैं जहां हर चंद सालों के बाद विधानसभा या लोकसभा यानी पार्लियामेंट का चुनाव होता है। चुनाव में कई एक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं और फिर महीना 15 दिन चुनाव के अखाड़े में एक दूसरे की पटका पटकी होती है। दूसरे शब्दों में चुनाव के लिए पार्टियों की वैधानिक लड़ाई को ही लोग जनवाद की खास बात या जनवाद का मुख्य सार तत्व मान लेते हैं। तानाशाही से एक व्यक्ति के निरंकुश शासन का अनुमान किया जाता है। जनवाद के मुकाबले लोग इस प्रकार की तानाशाही को एक अवांछनीय व्यवस्था मानते हैं और ठीक ही मानते हैं। लेकिन जनवाद और तानाशाही की ये अवर्गीय समझ है, गैर मार्क्सवादी समझ है। इसी समझ के मातहत पूंजीवादी देशों के बहुत से बुद्धिजीवी पूंजीवादी जनवाद को असली जनवाद समझकर उसके हिमायती बन जाते हैं और सर्वहारा अधिनायकत्व यानी डिक्टेटरशिप को तानाशाही समझकर उससे नफरत करने लगते हैं। जनवाद और अधिनायकत्व यानी तानाशाही की ऊपर दी गई समझ गलत है। वर्गों में बटे हुए समाज में जनवाद और तानाशाही को वर्गों से अलग देखने की कोशिश करना ही भूल है। वर्गों में बटे हुए समाज में यह सवाल केवल एक ही तरीके से रखा जा सकता है, किस वर्ग का जनवाद और किसके लिए जनवाद, या किस वर्ग की तानाशाही और किस वर्ग पर तानाशाही। जो व्यवस्था शोषक वर्ग के लिए जनवाद है वो मेहनतकशों के लिए तानाशाही होगी। इसी तरह जो व्यवस्था मेहनतकशों के लिए जनवाद है वो शोषकों के लिए तानाशाही होगी। सवाल शुद्ध जनवाद या शुद्ध तानाशाही, आम जनवाद या सब पर तानाशाही का नहीं है। सवाल है पूंजीवादी जनवाद या समाजवादी जनवाद का, पूंजीवादी तानाशाही या सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का। हमारे देश में भी अपने को समाजवादी कहने वाले बहुत से नेता बुद्धिजीवियों की इसी उलझन पर खेलते हैं। वे पूंजीवादी जनवाद के वर्ग सार को छिपाकर उसके ऊपरी स्वरूप को ही शुद्ध जनवाद या आदर्श जनवाद के नाम से हमारे सामने पेश करते हैं। इस तरह के लोग सर्वहारा एकाधिपत्य के जनवादी सार को छिपाकर सिर्फ एकाधिपत्य शब्द पर कीचड़ उछालते रहते हैं। इस तरह के लोग जाने अनजाने जनता के अंदर पूंजीपति वर्ग के 5वें दस्ते का काम करते हैं। तो फिर आइए सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के सवाल पर जरा विस्तार के साथ विचार कर लें। जनवाद या तानाशाही नहीं, जनवाद और तानाशाही। क्रांति का मुख्य प्रश्न होता है सत्ता पर अधिकार। वर्गों में बटे हुए समाज में शोषक वर्ग सत्ता पर यानी राज्य पर इसलिए अधिकार जमाता है कि वो राज्य की ताकत के सहारे बलपूर्वक मेहनतकशों का शोषण कर सके, और अगर वे लोग शोषण के खिलाफ किसी प्रकार की आवाज उठाएं, विरोध करें, तो पुलिस और फौज के सहारे उनके विरोध को कुचल सके। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को फौज और पुलिस के सहारे बलपूर्वक कुचल देना तानाशाही है। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग मजदूरों और किसानों को, उनकी यूनियनों और किसान सभाओं को, उनके आंदोलनों को फौज और पुलिस के सहारे बलपूर्वक कुचलता है। मजदूरों और किसानों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद करता है और उनकी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी पर रोक लगाता है। ये मजदूरों, किसानों और दफ्तरों आदि में काम करने वाले मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों पर
पूंजीपति वर्ग की तानाशाही है। इस तानाशाही का एक नंगा रूप होता है, जैसे पहले इटली, जर्मनी, जापान आदि देशों में था, या जैसा अभी हाल तक पाकिस्तान, स्पेन, पुर्तगाल में और इमरजेंसी काल में हमारे देश में था, या जैसा इस समय इंडोनेशिया, चिली आदि देशों में है। नंगी तानाशाही में पूंजीपति चुनाव आदि का आडंबर नहीं मानता और सीधे फौज तथा पुलिस के सहारे हुकूमत करता है। इस तानाशाही का दूसरा रूप छिपी तानाशाही का है, जिसे वो जनतंत्र के नाम से बेचता है। इसमें पूंजीपति वर्ग हर 3 या 5 साल बाद चुनाव का नाटक करता है और पैसा, प्रचार, डंडा, गुंडा, पुलिस, फौज आदि के सहारे जनता को धोखा देकर उससे वोट हासिल करके अपने को जनता का प्रतिनिधि घोषित करता है। फिर जनता की भलाई के नाम पर जनता के ऊपर डंडे बरसाता है। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी जनवाद में हर 5 साल बाद जनता से पूछा जाता है कि आने वाले 5 वर्षों में पूंजीपति वर्ग के किस प्रतिनिधि के हाथों से डंडे खाना पसंद करोगे। ये पूंजीपति वर्ग की छिपी तानाशाही है। यह जिस बात पर हम जोर देना चाहते हैं वो ये है कि पूंजीवादी समाज में राजसत्ता पर यानी दमन की मशीन पर हर हालत में पूंजीपति वर्ग का कब्जा रहता है। वो दमन की इस मशीन को सरकार पर कब्जा करके कभी नंगे रूप में और कभी चुनाव की आड़ लेकर छिपे तौर पर जनता के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग चाहे सीधे फासिस्टी तरीके से हुकूमत करे, चाहे तथाकथित जनवादी तरीकों से हुकूमत करे, वो हर हालत में मेहनतकशों पर पूंजीपति वर्ग की तानाशाही ही होगी, क्योंकि दोनों का उद्देश्य है ताकत के सहारे मेहनतकशों को दबा कर रखना। जब हम पूंजीवादी जनवाद को पूंजीवादी तानाशाही की संज्ञा देते हैं तो पूंजीपतियों के कुछ दलालों, ढिंढोरचियों और उनके लघुए भगुओं को बहुत बुरा लगता है। सच बात तो ये है कि सुधारवादियों तथा रूढ़िवादियों के विरुद्ध मार्क्सवाद लेनिनवाद के सैद्धांतिक संघर्ष में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का सवाल हमेशा केंद्रीय सवाल रहा है। संशोधनवादी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की आवश्यकता को ही नहीं मानते। उनके मतानुसार सर्वहारा अधिनायकत्व के बगैर ही पूंजीवादी जनतंत्र के ढांचे में ही संसद तथा सरकारी संगठनों के जरिए मेहनतकश वर्ग समाजवाद की स्थापना कर सकता है। इतिहास ने इस विचार की काल्पनिकता सिद्ध कर दी है। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में कई बार मजदूर सरकार आई, पर पूंजीवाद जहां का तहां बना रहा। समाजवाद के निर्माण का एकमात्र उपाय है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व या सर्वहारा वर्ग की डिक्टेटरशिप। सर्वहारा अधिनायकत्व का राज्य मेहनतकश वर्ग की शक्ति, जिसकी स्थापना समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप होती है, उसका ये उद्देश्य होता है कि समाजवादी समाज का निर्माण और उसका साम्यवाद में रूपांतरण करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वहारा का अधिनायकत्व राजनीतिक क्षेत्र में मजदूरों और किसानों की यूनियनों को मजबूत बनाता है और जनता के अधिक से अधिक हिस्से को राज्य के कामों में खींचकर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को मजबूत बनाता है। सर्वहारा अधिनायकत्व का राज्य जनतांत्रिक भी है और अधिनायकवादी भी। वो जनतांत्रिक इसलिए है कि अधिकांश जनता के बहुमत की यानी मेहनतकशों के हितों की रक्षा करता है, और ये अधिनायकवादी इसलिए है क्योंकि थोड़े से मुट्ठी भर शोषकों को फिर से शासन तंत्र पर छाने से रोकता है और उनके कुचक्रों को ताकत के जोर से कुचलता है। दूसरे शब्दों में राज्य के सभी कलपुर्जों पर जनता का नियंत्रण सर्वहारा वर्ग की तानाशाही द्वारा ही कायम रखा जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में सर्वहारा की तानाशाही पैदावार के साधनों पर निजी मिल्कियत को खत्म करती है और इस प्रकार मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को असंभव बनाती है। सामाजिक उत्पादन को नियोजित करके नई अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। सर्वहारा अधिनायकत्व पर लेनिन के विचार। पूंजीवाद के समर्थक कुछ संशोधनवादी सुधारवादियों ने जब सर्वहारा अधिनायकत्व की सरकार द्वारा बल प्रयोग का विरोध करके सर्वहारा डिक्टेटरशिप पर कीचड़ उछालना शुरू किया तो उन्हें उत्तर देते हुए राज्य और क्रांति में लेनिन ने कहा था, सर्वहारा अधिनायकत्व का यानी जालिमों को कुचलने के लिए मजलूमों के हेरावल को शासक वर्ग के रूप में संगठित करने का परिणाम सिर्फ जनवाद का विस्तार नहीं हो सकता। जनतंत्रवाद के व्यापक विस्तार के साथ ही साथ जो पहली बार धन्ना सेठ का जनतंत्रवाद न होकर गरीबों के लिए जनवाद, जनता के लिए जनवाद बनता है। सर्वहारा अधिनायकत्व उत्पीड़कों, शोषकों, पूंजीपतियों की आजादी पर अनेक बंधन भी लगाता है। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, सर्वहारा वर्ग राजसत्ता का इस्तेमाल स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को दबाए रखने के लिए करता है।
और ज्यों ही सबके लिए स्वतंत्रता की बात करना संभव हो जाएगा, त्यों ही राजसत्ता जैसी चीज नहीं रह जाएगी। आगे वो कहते हैं, जनता के विशाल बहुमत के लिए जनवाद और जनता के शोषकों और उत्पीड़कों का बलपूर्वक दमन यानी जनवाद से उनको बाहर रखना, यही वह परिवर्तन है जो जनवाद में पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण काल में होता है। सर्वहारा अधिनायकत्व उस आगे बढ़े हुए वर्ग के अधिनायकत्व के एक संगठनात्मक रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो करोड़ों श्रमिक लोगों को, जो स्वयं अपने अनुभव से सर्वहारा वर्ग के अनुशासित तथा वर्ग चेतन अग्रदल को अपना सबसे विश्वस्त नेता समझना सीखते हैं, ऊंचा उठाकर एक नए जनवाद और राज्य के प्रशासन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के स्तर पर पहुंचा देता है। राज्य और क्रांति। एंगल्स का हवाला देते हुए लेनिन ने कहा, जब तक सर्वहारा वर्ग को राजसत्ता की जरूरत रहती है, तब तक वो उसे स्वतंत्रता के हित में नहीं बल्कि अपने शत्रुओं को दबाए रखने के लिए इस्तेमाल करता है। फ्रांस में गृहयुद्ध नामक पुस्तक की एंगल्स द्वारा लिखित भूमिका से सर्वहारा अधिनायकत्व से लेनिन का क्या मतलब था, उसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, सर्वहारा के अधिनायकत्व का मतलब है धनिकों के लिए जनवाद के स्थान पर गरीबों के लिए जनवाद स्थापित करना। इसका मतलब है अल्पमत के लिए, शोषकों के लिए सभा करने और प्रशासन की आजादी के स्थान पर जनसंख्या के बहुमत के लिए, श्रमजीवी जनता के लिए सभा करने और प्रशासन की आजादी स्थापित करना। इसका मतलब है जनवाद का विराट और विश्व ऐतिहासिक प्रशासन, उसका झूठ से सच में रूपांतरण, मानव जाति की पूंजी की बेड़ियों से मुक्ति, उस पूंजी से जो सबको, यहां तक कि सबसे अधिक जनवादी और जनतंत्रीय बुर्जुआ जनवाद को भी विकृत करती है और तोड़ देती है। इसका मतलब है राजसत्ता द्वारा पूंजीवादी राजसत्ता को सर्वहारा राजसत्ता में स्थानांतरित करना, और ये स्थानांतरण राजसत्ता के पूर्णतः विलुप्त हो जाने की दिशा में एकमात्र रास्ता है। सोवियत समाजवादी जनवाद, पृष्ठ 185। सर्वहारा डिक्टेटरशिप में और पूंजीपति वर्ग की डिक्टेटरशिप में क्या अंतर है, इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लेनिन ने कहा, सर्वहारा जनवाद किसी भी पूंजीवादी जनवाद की तुलना में कई लाख गुना अधिक जनवादी है। सर्वहारा क्रांति और गद्दार काउत्स्की। सर्वहारा अधिनायकत्व मानव जातियों को पूंजी के जुए और युद्धों से छुटकारा दिलाएगा। सोवियत जनवादी जनवाद, पृष्ठ 127। सर्वहारा अधिनायकत्व अन्य वर्गों के अधिनायकत्व से इस बात में मिलता है कि किसी भी अधिनायकत्व की भांति उसे भी राजनीतिक प्रभुत्व खोने वाले वर्ग के प्रतिरोध को बलपूर्वक कुचलने की आवश्यकता जन्म देती है। आगे वो कहते हैं, सर्वहारा अधिनायकत्व तथा अन्य वर्गों के अधिनायकत्व में बुनियादी अंतर ये है, भले ही मध्य युग के जमींदारों का अधिनायकत्व हो या सभ्य पूंजीवादी देशों में पूंजीपति वर्ग का अधिनायकत्व हो, अंतर इस बात में है कि जमींदारों और पूंजीपति वर्ग का अधिनायकत्व आबादी के विशाल बहुमत के अर्थात श्रमजीवी जनता के प्रतिरोध का बलपूर्वक दमन कर रहा है। फिर वो कहते हैं, इसके विपरीत सर्वहारा अधिनायकत्व शोषकों के अर्थात आबादी के लघुतम अल्पमत के, जमींदारों और पूंजीपतियों के प्रतिरोध का बलपूर्वक दमन है। पूंजीवादी जनवाद और सर्वहारा अधिनायकत्व पर थीसिस तथा रिपोर्ट। लेनिन संकलित ग्रंथावली खंड 3 पृष्ठ 377 में वो लिखते हैं, सर्वहारा डिक्टेटरशिप नए वर्ग द्वारा अपने से अधिक शक्तिशाली दुश्मन बुर्जुआ वर्ग, जिसकी प्रतिरोध शक्ति हार के कारण 10 गुना बढ़ जाती है, के विरुद्ध प्रारंभ किया गया अत्यंत दृढ़ और सर्वाधिक निर्मम युद्ध है। समाजवाद की स्थापना और उसका परिपालन केवल सर्वहारा डिक्टेटरशिप के जरिए ही हो सकता है, इस पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, समाजवाद का परिपालन सिर्फ सर्वहारा डिक्टेटरशिप के जरिए ही हो सकता है, जो बुर्जुआ वर्ग अर्थात आबादी की नगण्य संख्या के विरुद्ध हिंसा का प्रजातंत्र के पूर्ण विकास के साथ संयोजन करता है, अर्थात सभी राजकीय मामलों में और पूंजीवाद को खत्म करने की तमाम जटिल समस्याओं में सारी जनता का
सचमुच ही समान और सार्वलौकिक शिरकत के साथ संयोजन करता है। लेनिन, पीकीएफ्स्की को उत्तर कामगार वर्ग आंदोलन में कठपुतलापन और संकीर्णवाद के विरुद्ध, पृष्ठ 74। समाजवादी राज्य अपने सामाजिक आधार को विस्तृत करता है, मजदूरों और किसानों की यूनियनों को मजबूत करता है और जनता के अधिक हिस्से को समाज निर्माण के काम में आकर्षित करता है और हर तरह के सर्वहारा डिक्टेटरशिप का विकास करता है। सर्वहारा अधिनायकत्व ही क्यों? अधिनायकत्व सर्वहारा वर्ग का ही क्यों होगा? किसी दूसरे वर्ग का यानी किसान या मध्यम वर्ग का क्यों नहीं हो सकता? इसका उत्तर देते हुए लेनिन ने कहा था कि किसी और वर्ग का अधिनायकत्व इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी पूंजीवादी समाज में निर्णायक महत्व या तो पूंजीपति वर्ग का या सर्वहारा वर्ग का होता है, जबकि छोटे संपत्तिशाली लोग अनिवार्यतः शुद्ध अर्थात वर्ग रहित अथवा वर्गोपरि जनवाद के ढुलमुल यकीन, निसहाय, मूर्ख, स्वप्न दृष्टा बने रहते हैं। क्योंकि ऐसे समाज में से निकलने का जिसमें कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का उत्पीड़न करता हो, उत्पीड़ित वर्ग के अधिनायकत्व के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि केवल सर्वहारा ही पूंजीपति वर्ग को परास्त करने की, उसका तख्ता उलटने की क्षमता रखता है, क्योंकि वही एक वर्ग है जिसे पूंजीवाद ने एकताबद्ध और प्रशिक्षित किया है और जो अपने पक्ष में टटपुंजिया ढंग से जीवन बिताने वाले श्रमजीवी जन समुदाय के ढुलमुल यकीन तत्वों को आकृष्ट करने की, उन्हें अपने पक्ष में खींचने की अथवा उन्हें कम से कम तटस्थ बनाने की क्षमता रखता है। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।